हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है जिसमें 150 क्वेश्चन से बाकी सौरमंडल के जितने भी क्वेश्चन बचे हैं वो सभी इसमें कंप्लीट कर देंगे। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 151 से। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा ग्रह सूर्य और पृथ्वी दोनों से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है इन चारों में से। तो सूर्य और पृथ्वी दोनों से पूछा है, बुध है, मंगल है, नेपच्यून है या शनि है। तो सूर्य और पृथ्वी दोनों से, यहाँ तीनों इन चारों में से करेक्ट आंसर रहेगा नेपच्यून। नेपच्यून सूर्य और पृथ्वी दोनों से ही सर्वाधिक दूरी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है 152। वर्ष दीर्घतम होता है कहाँ पर, यानी किस प्लेनेट का जो साल है, वर्ष है, वो सबसे ज़्यादा होगा। शनि पर, बृहस्पति पर, नेपच्यून पर या पृथ्वी पर। शनि पर जो वर्ष, किसी भी ग्रह का जो वर्ष होगा, यानी एक वर्ष में, जैसे पृथ्वी पर एक वर्ष में 365 दिन होते हैं पृथ्वी के ही दिन के अनुसार। 365 से 1/4 दिन होते हैं। अब ये 365 से 1/4 दिन किसकी वजह से आए? ये आए क्योंकि पृथ्वी 365 से 1/4 दिन में सूर्य की परिक्रमा कर रही है। ऐसे ही जो भी ग्रह जितना टाइम लेगा पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करने में, उतना ही उसका साल बढ़ता चला जाएगा। जितना सूरज से दूर होगा कोई भी ग्रह, वो उतना ही अधिक समय लेगा सूर्य की परिक्रमा करने में और उतना ही उसका साल अधिक हो जाएगा। तो यहाँ पर इन चारों में से नेपच्यून सर्वाधिक दूरी पर है सूर्य से। अब सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होने के कारण नेपच्यून सबसे ज़्यादा समय लेगा इन चारों में से सूर्य के चारों ओर घूमने में। अब जब सबसे ज़्यादा समय लेगा सूर्य के चारों ओर घूमने में, तो उसका जो साल होगा, उसकी जो वर्ष होगी, उसमें दिनों की संख्या भी सर्वाधिक होगी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। नेक्स्ट है कि सौरमंडल का ब्रह्मतय ग्रह कौन सा है, यानी सबसे बाहरी ग्रह कौन सा है सौरमंडल का। तो नेपच्यून आपका सौरमंडल का सबसे बाहरी ग्रह है। सन 2006 से पहले आपका प्लूटो था, लेकिन प्लूटो को अब डॉर्फ प्लेनेट माना जाता है, बौना ग्रह की दर्जे में रखा जाता है। तो नेपच्यून यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 154 है कि प्लूटो की खोज 1930 में निम्न में से किस खगोलक द्वारा की गई है। तो प्लूटो की खोज किसने की है, तो ऑप्शन यहाँ पे पहला सही रहेगा, यानी क्लाइडी टॉमबॉग ने प्लूटो की खोज की थी। और बाकी एक क्रम से हम देख ले रहे हैं कि जैसे जुपिटर जो बृहस्पति है, उसकी खोज की गई थी गैलीलियो गैलीली के द्वारा। गैलीलियो गैलीली ने ही जो शनि है, यानी जुपिटर के बाद, बृहस्पति के बाद जो दूसरा प्लेनेट आता है, उसको भी नग्न आंखों से देखा था, लेकिन उसको प्रूव कर दिया था क्रिश्चियन ह्यूगन्स ने। गैलीलियो गैलीली ने बृहस्पति की खोज की थी, क्रिश्चियन हाइगन्स ने शनि की खोज की थी। ऐसे ही शनि के बाद आता है अरुण। अरुण यानी यूरेनस, और यूरेनस की खोज की है विलियम हर्शेल ने। और नेपच्यून जो अंतिम ग्रह है, इसकी खोज की थी जॉन गैले ने। और जो आपका प्लूटो तक, प्लूटो की खोज की थी क्लाइडे टॉमबॉग ने। ठीक है, तो ये आप 4-5 क्वेश्चंस याद हो जाएंगे यहाँ से। अगला क्वेश्चन करते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आकाशीय पिंड को परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों गति में बराबर समय लगता है। इन चारों में से कौन सा ऐसा आकाशीय पिंड है जिसका परिक्रमण, यानी जो उसका जो घूमने का समय है, और परिभ्रमण, इन दोनों में ही एक समान समय लेता है। तो यहाँ पे इन चारों में से करेक्ट आंसर रहने वाला है चंद्रमा। चंद्रमा का जो परिक्रमण काल है वही उसका परिभ्रमण काल है। और चंद्रमा किसके चारों तरफ घूमता है? पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है। तो ये पृथ्वी के चारों तरफ घूमने में 27.3 दिन ले लेता है, 27.3 डेज ले लेता है पृथ्वी के चारों ओर घूमने में। और यही इतना ही समय लेता है ये अपने अक्ष पर भी घूमने में। तो इसका परिक्रमण और परिभ्रमण काल दोनों ही सेम है, और ये कितना है? 27.3 डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाता है। तो रात की रानी आपका चंद्रमा ही कहलाता है, क्योंकि इसी के प्रकाश से सारी चीज़ें जलती हैं, दिखती हैं। अब एक्चुअली इस पे ये खुद की लाइट नहीं होती है, ये सन की लाइट होती है जो रिफ्लेक्शन के कारण इस पे दिख रही होती है। अगला है 157, पृथ्वी से दिखने वाली चंद्रमा की सतह उसकी कुल सतह का कितना प्रतिशत है। यानी पृथ्वी से हम चंद्रमा का कितना हिस्सा देख पाते हैं, तो पृथ्वी से हम चंद्रमा का 59% हिस्सा ही देख पाते हैं। ठीक है, अब केवल 59 ही क्यों देख पा रहे हैं, तो ये यहाँ पे कारण है परिक्रमण और परिभ्रमण काल दोनों ही इसके सेम हैं, और जो है 27.3 डेज। इसी के कारण पृथ्वी का केवल 59% हिस्सा ही हम देख पाते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्लेवियस, जो क्लेवियस, निम्नलिखित में से क्या चीज़ है क्लेवियस। ऑप्शन ए दे रखा है बृहस्पति ग्रह का कोई उपग्रह है, दूसरा है चंद्रमा पर स्थित सबसे बड़ा क्रेटर है,
तीसरा है जलमार्ग से संपूर्ण ग्लोब का सर्वप्रथम चक्कर लगाने वाला इटली का एक नाविक का नाम है क्लोवियस। यह उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे एक जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो है ऑप्शन बी। यानी चंद्रमा पर स्थित एक क्रेटर है जो काफ़ी बड़ा क्रेटर है। क्रेटर मीन्स होता है बॉल, जो ज्वालामुखी की वजह से, ज्वालामुखी जहाँ पर भी फूटता है तो उसकी वजह से जो गड्ढा बनता है उसको बोलते हैं क्रेटर। अब ऐसे ही चंद्रमा की सतह पर भी एक ज्वालामुखी है जिसका नाम है क्लोवियस। तो जो क्लोवियस क्रेटर है वो चंद्रमा की सतह पर है, बट ये सबसे बड़ा नहीं है। सबसे बड़ा है चंद्रमा की सतह पर एटकन बेसिन, जिसका नाम है एटकन बेसिन, और ये दक्षिणी ध्रुव पर है, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर। तो क्लोवियस क्या था? ये चंद्रमा की सतह पर एक क्रेटर है, ज्वालामुखी है। अगला है फिर, पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच स्थित अंतरिक्ष को किस नाम से जाना जाता है? पृथ्वी और चंद्रमा के बीच जो अंतरिक्ष स्पेस है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसको सिस लूनर नाम से जाना जाता है। सिस लूनर नाम से जाना जाता है। सिस लूनर स्पेस कहा जाता है पृथ्वी और चंद्रमा के बीच का स्पेस। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सूर्य का ग्रह नहीं है? बुध, शुक्र, चंद्रमा या नेपच्यून। तो सूर्य का ग्रह चंद्रमा नहीं है, चंद्रमा एक उपग्रह है। नेक्स्ट है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या है? तो एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। अगला है, शांत समुद्र और तूफानों का महासागर निम्न में से कहाँ स्थित है? शांत समुद्र तूफानों का महासागर निम्न में से कहाँ पर स्थित है? चंद्रमा पे, वरुण पे, बृहस्पति पे, शनि पे। करेक्ट आंसर है चंद्रमा पे। इसी को बोला जाता है सी ऑफ ट्रिंक्वेलिटी। सी ऑफ ट्रिंक्वेलिटी यानी शांति का सागर कहा जाता है जो चंद्रमा की सतह पर स्थित है। अगला क्वेश्चन यही है, सी ऑफ ट्रिंक्विलिटी कहाँ पर है? तो ये चंद्रमा की सतह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग कितने दिनों में लगाता है? तो ये हमें पता है कि परिक्रमण काल और परिभ्रमण काल दोनों ही चंद्रमा का बराबर है, जो है 27.3 दिन। और इसी बराबर होने की वजह से, परिक्रमा काल और परिभ्रमण काल बराबर होने की वजह से हम केवल चंद्रमा का 59% हिस्सा ही देख पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश के पहुंचने में कितने समय लगता है? यानी हमें पिछली वीडियो में हमने जाना था कि सूर्य से पृथ्वी के बीच में जो समय लगता है, यानी जो सूर्य से जो लाइट पृथ्वी तक पहुंचती है उसके बीच में समय लगता है 8 मिनट 20 सेकेंड। यानी सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में जो समय लगता है वो 8 मिनट 20 सेकेंड है। लेकिन चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है? तो ये 2 सेकेंड से भी कम समय लगता है। और ये कितना टाइम है? 1.3 सेकेंड टाइम है। अब समय कैसे निकलता है? समय निकालने के लिए होना चाहिए दूरी और चाल। हमें पता है कि समय जो होता है वो दूरी को किसी की चाल से अगर डिवाइड कर दो, यानी यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? यहाँ पे हम देख रहे हैं कि प्रकाश की चाल, प्रकाश से जो, यानी चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में दूरी कितनी है? 3,84,400 किलोमीटर की दूरी है चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में। अब इसको अगर हम भाग दे दें प्रकाश की चाल से, यानी 3 × 10⁸मीटर पर सेकेंड से, और इन दोनों जो यूनिट हैं इनको बराबर कर लें, तो ये जो समय निकलेगा प्रकाश का पहुंचने में वो निकलेगा 1.3 सेकेंड। यानी चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश के पहुंचने में जो लगने वाला समय है वो है 1.3 सेकेंड, यानी 2 सेकेंड से भी कम। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी का पुत्र कहा जाता है, पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? तो ये चंद्रमा को ही कहा जाता है। नेक्स्ट है, बृहस्पति का द्रव्यमान कितना है? तो ये इन चारों में से जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 1000वां भाग। यानी सूर्य से 1/1000 पार्ट छोटा है बृहस्पति, यानी जुपिटर। और बृहस्पति इन 8 ग्रहों में सबसे बड़ा है, फिर भी सूर्य के द्रव्यमान यानी सूर्य का जितना भी मास है उसका 1/1000 टाइम्स छोटा है। अगला है, आकाश का सबसे चमकदार तारा कौन सा है? आकाश में सबसे ज़्यादा चमकता हुआ तारा हमें कौन सा दिखाई देता है? यहाँ पे तारे की बात हो रही है, ना कि ग्रह की। अगर यही बात ग्रह की हो रही होती कि सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह कौन सा है, तो फिर हम बोलते वीनस यानी शुक्र को बोलते। लेकिन जब हम रात में बैठे हुए हैं और सबसे ज़्यादा चमकता हुआ तारा हमें रात में दिखाई दे रहा है, तो वो तारा है डॉग स्टार। अब ये डॉग स्टार किसको बोला जाता है इन चारों में से? तो इन चारों में से जो डॉग स्टार बोला जाता है वो सिरीस को कहा जाता है। यानी सिरीस सबसे ज़्यादा चमकता है आसमान में। सिरीस नाम का एक तारा है जो सबसे ज़्यादा चमकता है। और सिरीस क्या है? एक सिरीस एक नक्षत्र मंडल है, यानी ये कॉन्स्टिलेशन है। इसका दूसरा नाम डॉग स्टार है। और किस कॉन्स्टिलेशन का पार्ट है? तो कैनिस मेजर तारा मंडल का पार्ट है, कैनिस मेजर कॉन्स्टिलेशन का पार्ट है। अगला क्वेश्चन है 169, यानी हैली धूमकेतु। ये एक धूमकेतु है, एक कॉमेट्स है। धूमकेतु का क्या नाम होता है? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉमेट्स। कॉमेट्स एक्चुअली एक जो धूल और बर्फ और जो
छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, जब आपका सौरमंडल बन रहा तो जो छोटे छोटे टुकड़े थे उन पे बर्फ यानी पानी जम गया और जो गैस है वो भी जम गई ठंडे होने की वजह से, तो उनसे बना होता है धूमकेतु। और वही धूमकेतु है एक हैली। अब यहाँ पे पूछा है कि उस हैली धूमकेतु का आवर्तकाल कितना है, यानी पृथ्वी से वो कितने समय बाद दिखता है, तो वो 76 साल बाद दिखता है। और लास्ट समय पे हमें 1986 में दिखा था, अब हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि वो शायद 2061 में दिखेगा। यानी हैली धूमकेतु का जो आवर्तकाल है, घूमने का समय है, वो 76 वर्ष बाद, 76 साल है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य को छोड़कर पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थित तारे के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? यानी ये जो क्वेश्चन है इसमें ये पूछा है कि पृथ्वी के सर्वाधिक निकट सूर्य को छोड़ के कौन सा तारा है, तो वो तारा है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। यानी अगर ये क्वेश्चन होता कि पृथ्वी के निकट कौन सा तारा है, तो पृथ्वी के सर्वाधिक निकट पे तारा जो है वो सूर्य है। लेकिन सूर्य को अगर हटा दिया जाए तो फिर तारा कौन सा होगा पृथ्वी के निकट या हमारे इस सौरमंडल के निकट, तो उसका नाम है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। अब ये पूछा कि अगर प्रॉक्सिमा सेंचुरी अगर वो तारा है, वहाँ से लाइट को, प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने में कितना समय लग जाएगा, तो ये 4.5 साल लग जाएगा। 4.5 साल का समय लग जाएगा, क्योंकि जो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है वो पृथ्वी से साढ़े यानी लगभग 4.24 लाइट ईयर यानी प्रकाश वर्ष दूर है। 4.24 प्रकाश वर्ष दूर है। अगला क्वेश्चन पूछा है 171, मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो ये जो खगोलीय पिंड हैं, जो मंगल यानी मंगल जो ग्रह है और बृहस्पति जो ग्रह है, उनके बीचों बीच में बहुत सारे छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह, छोटे छोटे आपके खगोलीय पिंड हैं, उनको कहा जाता है क्षुद्र ग्रह या एस्टेरॉइड्स। ठीक है। अगला है क्षुद्र ग्रह जिन ग्रहों के बीच पाए जाते हैं वे कौन कौन से हैं, तो जो क्षुद्र ग्रह हैं वो मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं। एस्टेरॉयड कहा जाता है, इंग्लिश में एस्टेरॉइड्स कहा जाता है, हिंदी में क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। और ये जो छोटे छोटे टुकड़े हैं, खगोलीय पिंड हैं, जो किसके किन दो ग्रहों के बीच में हैं, तो ये मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच में है। ठीक है। अगला है 173, सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह कौन सा है? तो सबसे पहले जो खोजा गया क्षुद्र ग्रह था वो उसका नाम है शेरिश। अगला क्वेश्चन यूपीएससी 1997 में पूछा गया है, धूमकेतु की पुच्छ सूर्य से, यानी जो धूमकेतु होता है, धूमकेतु क्या होता है? धूमकेतु एक कॉस्मिक स्नोबॉल है जो आइस यानी बर्फ से, डस्ट से, जो धूल के कण होते हैं और छोटे छोटे चट्टानी कण होते हैं, इनसे मिलके बना होता है। और यानी जो छोटे छोटे चट्टानी के कण हैं, धूल के कण हैं, इनके ऊपर जो गैस होती है वो जम जाती है और बर्फ के रूप में वो गैस जब सूर्य के पास आती है, ये कॉमेट जब धूमकेतु सूर्य के पास आते हैं तो वो जलने लग जाते हैं। और जलने की वजह से वो सूर्य से दूर जाते हुए दिखते हैं और उनकी पूंछ बन जाती है, यानी जो गैस जलती हुई जाती है उसकी पूंछ जैसा आकार दिखता है और वो सूर्य से दूर जाता हुआ दिखता है। तो यही क्वेश्चन पूछा है कि धूमकेतु की जो पूंछ है वो सूर्य से परे दृष्ट होती है, यानी सूर्य से दूर जाती हुई दिखती है। क्योंकि इसका कारण क्या है? तो पहला है कि जैसे जैसे धूमकेतु सूर्य के चारों ओर घूर्णन करता है, वैसे वैसे उसका हल्का द्रव्यमान केवल अपकेंद्री बल के कारण दूर क्षिप्त हो जाता है। तो ये पहला ऑप्शन है। दूसरा है, जैसे जैसे धूमकेतु घूर्णन करता है उसका हल्का द्रव्यमान उसकी पुच्छ की दिशा में स्थित किसी तारे द्वारा आकर्षित हो जाता है। तीसरा है, सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण, यानी जो सूर्य से विकिरण निकलता है, जो सोलर फ्लेयर्स निकलते हैं, वो धूमकेतु पर एक प्रेशर डालती हैं, यानी फोर्स डालती हैं, जिससे उसकी पूंछ सूर्य से दूर जाती हुई दिखती है। डी है, और धूमकेतु की पूंछ सदैव एक हो अभिविन्यास में रहती है। तो इसका यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है। यानी जब धूमकेतु सूर्य के चारों ओर घूमता है तो सूर्य से एक सोलर फ्लेयर निकलता है, सूर्य से जलता हुआ ज्वाला निकलता है, जिसकी वजह से वहाँ जो धूमकेतु है वो जलने लगता है, वो पिघलने लगता है, तो वो दूर जाता हुआ हमें दिखता है। यानी किसके द्वारा दूर जाता हुआ दिखता है? सन से निकलने वाली सोलर फ्लेयर्स के कारण, यानी सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण द्वारा धूमकेतु पर प्रेशर लगता है, जिससे वो सूर्य से दूर जाता हुआ दिखता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आएगा। अगला 175 क्वेश्चन। तो यानी अभी हमने जाना कि सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। दूसरा हमने जाना कि पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? कोरोना दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 178, सूर्य ग्रहण निम्नलिखित में से किस स्थिति में पड़ता है? यानी सूर्य ग्रहण कब पड़ता है? तो ये हम एक बार इन दोनों स्थितियों पे गौर करते हैं। यहाँ पे सन है, यहाँ पे पृथ्वी है, यहाँ पे आपका बीच में पृथ्वी और सूर्य के बीच में आपका चंद्रमा आ गया। तो इस कंडीशन में आपको सूर्य ग्रहण पड़ता दिखाई देगा।
यानी सूर्य ग्रहण की कंडीशन होती है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए। अब दूसरी कंडीशन ये है कि जब सूर्य था और इधर पृथ्वी है, दूसरी तरफ चंद्रमा है, यानी सूर्य और चंद्रमा के बीच में, यानी सूर्य से चंद्रमा पे प्रकाश पड़ रहा था और वही प्रकाश पृथ्वी पर पड़ रहा था रात में। लेकिन कुछ हिस्से बीच में आपकी पृथ्वी आ गई। अब इससे क्या हुआ कि सूर्य से जो चंद्रमा पर प्रकाश पड़ रहा था वो आपका चंद्रमा पर जाने रुक गया, बीच में पृथ्वी आ गई, तो उससे कुछ देर के लिए चंद्रमा दिखाई देना बंद हो जाएगा। जो ये कंडीशन बन जाएगी वो चंद्र ग्रहण की बनेगी। यानी जब पृथ्वी बीच में आ जाए तो आपका सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाए तो चंद्र ग्रहण, और जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए तो सूर्य ग्रहण। तो सूर्य ग्रहण निम्नलिखित में से किस स्थिति में पड़ता है? तो जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है। अगला है सूर्य ग्रहण की स्थिति पाई जाती है। तो सूर्य ग्रहण की स्थिति कब पाई जाती है? जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच आ जाती है। जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच आ जाती है तब सूर्य ग्रहण बनेगा? नहीं। जब चंद्रमा सूर्य पृथ्वी के बीच आ जाता है तो ये सही है, पहली कंडीशन सही है, यानी ऑप्शन 2 अभी सही है, सूर्य ग्रहण की स्थिति बन जाएगी। तीसरा है जब अमावस्या का दिन होगा तब सूर्य ग्रहण होगा, ये सही है, यानी 2 और 3 सही हो गया। लेकिन चौथा है जब पूर्णिमा का दिन होगा तब सूर्य ग्रहण होगा, तो ये गलत है, यानी पहला और फोर्थ गलत है, सेकंड थर्ड सही है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। अगला है एक कैलेंडर वर्ष में यानी एक साल में अधिक से अधिक कितने ग्रहण हो सकते हैं? तो अधिक से अधिक 7 ग्रहण हो सकते हैं। अगला ऑप्शन है डायमंड रिंग की घटना होती है। डायमंड रिंग क्या है? तो ये एक सूर्य ग्रहण का दिन है जिसी को हम डायमंड रिंग भी कह सकते हैं। ये डायमंड रिंग के समय पे सूर्य जो होता है उसका बीच का पोर्शन नहीं दिखेगा, ऊपर ऊपर की एक किरण एक रिंग के टाइप में एक अंगूठी के रूप में चमकता हुई रिंग दिखेगी जिसको हम डायमंड रिंग कहेंगे। अगला है सिजगी क्या होता है? सिजगी पोजीशन क्या होती है? तो सिज की पोजीशन होता है जब सूर्य, सन, अर्थ और मून जब एक ही लाइन में आ जाए तो उस पोजीशन को कहते हैं हम सिज की पोजीशन। तो यहाँ पे ऑप्शन ए रहेगा, सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा एक ही सीधी रेखा में हो। अगला क्वेश्चन है चंद्र ग्रहण का कारण क्या है? तो चंद्र ग्रहण का कारण होता है जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाए। पहले सूर्य से चंद्रमा पे लाइट पड़ रही थी लेकिन पृथ्वी बीच में आ गई, इस चंद्रमा पे लाइट पड़ना बंद हो गया, अतः इसे हम कहेंगे चंद्र ग्रहण, और ये दिन होगा पूर्णिमा के समय पे होगा। चंद्रग्रहण कब होगा? पूर्णिमा के समय पे होगा। अगला क्वेश्चन है चंद्रग्रहण घटित होता है? तो पूर्णिमा के समय पे घटित होता है। क्वेश्चन नंबर 185 को आपको मिलान करना है। सूची फर्स्ट में विशेष लक्षण दे रखे हैं, सूची सेकंड में उन ग्रहों के नाम दे रखे हैं। पहला है सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह। तो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह आपका बुध है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। सौरमंडल में सूर्य से दूसरे स्थान पर कौन सा ग्रह है? तो सूर्य से दूसरे स्थान पर कौन सा ग्रह है? तो सूर्य से दूसरे स्थान पे आपका शुक्र हो जाएगा, पहले स्थान पे बुध है, दूसरे स्थान पे शुक्र है। सूर्य से सबसे दूर का ग्रह कौन सा है? तो नेपच्यून है। तो यानी यहाँ पे जो करेक्ट आंसर रहेगा वो 1324 होगा। अगला है 186 निम्नलिखित में से किसे शुक्र ग्रह कहते हैं? प्लूटो को, जुपिटर को, बीनस को या मार्स को? यहाँ पे इंग्लिश में नाम दे रखे हैं, तो बीनस को शुक्र ग्रह कहा जाता है। अगला है सूर्य पृथ्वी के बीच औसत दूरी कितनी है? तो औसत दूरी लगभग 149 किलोमीटर की दूरी होती है सूर्य और पृथ्वी के बीच में, या इसे हम कह सकते हैं 150 इंटू 10⁶ किलोमीटर, यानी लगभग 150 मिलियन किलोमीटर। ग्रह क्या होते हैं? तो ऐसे अप्रकाशमान पिंड जो टिमटिमाते हैं। तो ग्रह इसमें पहला तो सही है कि ये अप्रकाशमान पिंड है, यानी इनसे लाइट नहीं होती है, इनमें लाइट नहीं होती है, लेकिन ये टिमटिमाते भी नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा है ऐसे प्रकाशमान पिंड जो टिमटिमाते हैं, तो ये दोनों ही गलत हैं, इनमें लाइट भी नहीं होती है, टिमटिमाते भी नहीं है। ऐसे प्रकाशमान पिंड जो टिमटिमाते नहीं है, तो टिमटिमाते नहीं है ये तो सही है, लेकिन प्रकाशमान पिंड नहीं है। ऐसे अप्रकाशमान पिंड जो टिमटिमाते नहीं है, ये बिल्कुल करेक्ट है, यानी ग्रह क्या होता है? एक अप्रकाशमान पिंड है और ये टिमटिमाते भी नहीं है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्रमा है? तो शनि ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह पाए जाते हैं, लगभग 145 उपग्रह अभी तक खोजे जा चुके हैं शनि ग्रह के। अगला क्वेश्चन है मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश का नाम क्या है? एशिया का कौन सा ऐसा देश है जो सबसे पहले मंगल की परिक्रमा कक्ष तक पहुंच चुका है या मंगल की परिक्रमा कक्ष में अपना उपग्रह भेज चुका है? तो इसका करेक्ट आंसर है भारत। भारत ने मंगलयान नाम से एक यान भेजा था, एक मार्स ऑर्बिटर मिशन था जो मंगल की कक्षा तक गया था, और ये सन 2014 में हुआ था। 14 में उसने मंगल की कक्षा में पहुंचा था, और प्रथम एशियाई देश जिसने मंगल की परिक्रमा की है, परिक्रमा कक्षा में गया है, तो वो भारत है। 191 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को आकार के अनुसार घटते क्रम में लगाइए। आकार के हिसाब से आपको घटते क्रम में लगाना है।
ऑप्शन दे रखा है बृहस्पति, यूरेनस, पृथ्वी, या शनि। तो इन तीनों में से सबसे बड़ा, इन चारों में से जो सबसे बड़ा है वो है बृहस्पति। बृहस्पति से छोटा है शनि, शनि से छोटा है यूरेनस, यूरेनस से छोटा है पृथ्वी। तो ये आकार रहेगा नहीं 1423, 1423। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। अगला है पृथ्वी का वह यमज नक्षत्र यानी ट्विन ट्विन प्लेनेट कौन सा है, यानी पृथ्वी के आकार जैसा ही दूसरा ग्रह कौन सा है जो आमाप, घनत्व और द्रव्यमान में पृथ्वी जैसा ही दिखाई देता है। तो करेक्ट आंसर शुक्र है, यानी पृथ्वी, शुक्र को यानी बीनस को ट्विन प्लेनेट कहा जाता है। अगला है सूर्य के बाह्य परत को क्या कहते हैं, यानी जो सूर्य के सबसे बाहरी परत होती है उसको क्या कहते हैं। तो सूर्य की सबसे बाहरी परत को कोरोना कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है एक ग्रह की अपनी कक्षा में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है। कोई भी एक ग्रह है और सूर्य से उसके बीच की जो दूरी है, अगर वो दूरी सबसे न्यूनतम हो तो उसको कहा जाता है उपसौर। ठीक है, यानी सूर्य से और ग्रह के बीच में जो न्यूनतम दूरी होगी उसको उपसौर कहेंगे। सूर्य से और ग्रह के बीच में जो सर्वाधिक दूरी होगी तो उसे अपसौर कहेंगे। अगर यहीं पर पृथ्वी की बात की जाए, यानी सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो सबसे कम दूरी होती है वो होती है 146 मिलियन किलोमीटर, मिलियन किलोमीटर। और ये होता है उपसौर की कंडीशन बनती है 3 जनवरी को, यानी 146 मिलियन किलोमीटर की जो दूरी होगी सूर्य पृथ्वी के बीच की न्यूनतम दूरी, ये 3 जनवरी के आसपास होगी और इस कंडीशन को कहा जाएगा उपसौर। ठीक है, और सूर्य पृथ्वी के बीच में सर्वाधिक दूरी होगी 4 जुलाई को, इस कंडीशन को कहा जाता है अपसौर। और ये दूरी कितनी हो जाती है 152 मिलियन किलोमीटर हो जाती है। और वैसे औसत दूरी रहती है 149, ठीक है 149 मिलियन किलोमीटर। 146 ऑफशोर की कंडीशन हो गई, 152 अपशोर की कंडीशन हो गई। अगला है अयनांत तथा विश्वत के संबंध में दिए गए जोड़ों से कौन सा सही नहीं है। इस क्वेश्चन को करने से पहले एक बार फिर से हम ये पढ़ लेते हैं, ये हम पिछली वीडियो में करा चुके हैं। ये यहाँ पे हमने इस पृथ्वी को बनाया हुआ है। पृथ्वी के बीचों बीच से एक जो लाइन जा रही होती है उसको बोलते हैं विश्वत रेखा या भूमध्य रेखा। ठीक है, या इंग्लिश में इसे इक्वेटर भी बोलते हैं। इससे 23.5 डिग्री उत्तर दिशा में यानी उत्तरी गोलार्ध में एक लाइन होती है, इसको हम कर्क रेखा बोलते हैं। इसी के दक्षिण में यानी जो विश्वत रेखा थी बीचों बीच, जैसे 0 डिग्री कहा जाता था, इसी के दक्षिण में 23.5 डिग्री की जो लाइन होती है उसको मकर रेखा कहा जाता है। ठीक है, अब ये 3 रेखाओं के बारे में हम पढ़ेंगे। अब हम ये जानते हैं पिछली वीडियो से कि जो सन का जो मूवमेंट होता है सापेक्षिक जो मूवमेंट होता है सूर्य का पृथ्वी के समर्पित, पृथ्वी के तर्ज पर, तो वो केवल कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में होता है। यानी सन कहाँ से कहाँ तक जाएगा, कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में ही जाएगा। यानी कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में जितने भी प्लेसेस होंगे वहाँ पर वर्ष में एक बार सन सीधा चमकेगा। अब जो आपकी भूमध्य रेखा है वहाँ पे हमने 2 कंडीशन दिखाई हैं। पहली कंडीशन है S1, यानी एक समय पे 21 मार्च को। S1 की कंडीशन क्या है, 21 मार्च को, 21 मार्च की डेट को सूरज कहाँ पे होगा, इस S1 कंडीशन पे होगा। धीरे धीरे मार्च, अप्रैल, मई, जून ये ऊपर की तरफ चलने लगेगा, यानी उत्तरी गोलार्ध की तरफ जाएगा और S2 पोजीशन पे पहुंच जाएगा, यानी जहाँ तक जा सकता है मैक्सिमम कर्क रेखा तक वहाँ पर पहुँच जाएगा। और ये टाइम होगा 21 जून का, यानी 21 जून का समय उत्तरी गोलार्ध में सबसे ज़्यादा गर्मी का समय रहेगा और ये कर्क रेखा पर इस समय सूर्य होगा। फिर धीरे धीरे 21 जून से वापस सन विषुवत रेखा की तरफ लौटेगा और जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर को यानी 23 सितंबर को ये कंडीशन आ जाएगी S3 वाली कंडीशन, यानी फिर से सन कहाँ पे आ गया, भूमध्य रेखा पे आ गया। यानी 21 मार्च और 23 सितंबर को सन कहाँ पे होगा, भूमध्य रेखा पर। जो 21 जून वाली कंडीशन थी बीच में वो वहाँ पर कर्क रेखा पर होगा। और धीरे धीरे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर को 22 दिसंबर को सन कहाँ पे पहुँच जाएगा, मकर रेखा पे पहुँच जाएगा। और फिर वापस जनवरी, फरवरी, मार्च, 21 मार्च को फिर से विषुवत रेखा पे आ जाएगा। यानी 4 दिन आपको हमेशा याद रखने हैं। पहला है 21 मार्च, ये जो कंडीशन थी वो सन कहाँ पे था, भूमध्य रेखा पे था। इस कंडीशन को कहा जाता है बसंत विषुव, यानी मार्च की कंडीशन है, बसंत ऋतु है इस समय पे, और सन कहाँ पे है, विषुवत रेखा पे, इसीलिए इसको हिंदी में बोला जाता है बसंत विषुव। इंग्लिश में इसी कंडीशन को बोला जाता है स्प्रिंग इक्विनॉक्स, स्प्रिंग इक्विनॉक्स 21 मार्च।
दूसरा हम देखते हैं S3 यानी विषुवत रेखा पर ही फिर से कब रहेगा, तो 23 सितंबर को विषुवत रेखा पे फिर से रहेगा। अब सितंबर वाला जो समय होता है वो शरद ऋतु का होता है, पतझड़ वाला मौसम होता है। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं ऑटमनल इक्विनॉक्स, क्योंकि ये विषुवत रेखा पर सूरज है 23 सितंबर को। और हिंदी में बोलते हैं शरद विषुव, शरद विषुव। एक समय था जब उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पर सूर्य था, जो कंडीशन है 21 जून की। 21 जून को सूरज कहाँ पे होता है, कर्क रेखा पे होता है। इसीलिए ये उत्तरी गोलार्ध में एक कर्क रेखा है, इसलिए इसको बोलते हैं उत्तरी अयनांत, अयनांत या नॉर्थ सोलिस्टिस, नॉर्थ सोलिस्टिस। और 22 दिसंबर को सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में होता है और ये मकर रेखा पर होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं दक्षिणी अयनांत या साउथ सोलिस्टिस। तो ये 4 दिन आपको ध्यान रखने हैं। अब क्वेश्चन करते हैं इसमें 195, अयनांत तथा विषुव के संबंध में दिए गए जोड़ों में से कौन सा सही नहीं है। यहाँ पे सही नहीं पूछा है। पहला है 21 मार्च को भूमध्य रेखा पे होता है, तो ये आपका आपने पढ़ा है, ये बिल्कुल सही है। 21 जून को कर्क रेखा पे होता है, ये भी आपने पढ़ा है, सही है। 22 दिसंबर को मकर रेखा पे होता है, ये भी सही है। 23 सितंबर को उत्तरी ध्रुव पर सूर्य होगा, ये गलत है, यानी ऑप्शन डी यहाँ पे गलत रहेगा। ऑप्शन डी गलत रहेगा। 23 सितंबर को उत्तरी ध्रुव पर ना होकर सूर्य कहाँ पे होगा, 23 सितंबर को होगा आपका भूमध्य रेखा पर। अगला क्वेश्चन है 196, उत्तरी गोलार्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही। पहला कथन है बसंत विषुव 21 मार्च को होता है, तो हमने अभी पढ़ा है बसंत विषुव 21 मार्च को ही होता है। दूसरा है उत्तरी अयनांत 22 दिसंबर को होता है, यानी जब कर्क रेखा पर सूर्य होता है तो कर्क रेखा पर सूर्य 22 दिसंबर को ना होकर 21 जून को होता है, तो ये ऑप्शन 2 गलत है, पहला सही है। दूसरा है शरद विषुव 23 सितंबर को होता है, 23 सितंबर को शरद विषुव होता है, तो शरद विषुव भी 23 सितंबर को होता है, ये भी सही है, पहला भी सही था, दूसरा गलत था। तीसरा दक्षिणी अयनांत 21 जून को होता है, दक्षिणी अयनांत 21 जून को ना होकर 22 दिसंबर को होता है, तो ये भी गलत है, यानी पहला और तीसरा सही है, बाकी दोनों गलत हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घ वृत्ताकार होता है। किसने बताया था कि जो सूर्य के चारों ओर ग्रह घूमते हैं वो दीर्घ वृत्ताकार यानी इलेप्ट्रिकल ऑर्बिट में घूमते हैं, इस तरीके से घूमते हैं। तो ये जो ये बताया था, ये केपलर ने बताया था। केपलर ने जब जॉन केपलर ने जब अपने जो ग्रहों की गति के नियम दिए थे, 3 नियम दिए थे, उसमें से एक नियम था कि ग्रहों का जो पथ होगा वो दीर्घ वृत्ताकार होगा, इलेप्ट्रिकल पथ होगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। अगला है सौरमंडल का हेलियोसेंट्रिक मॉडल यानी सूर्य केंद्रीय सिद्धांत, जिस सिद्धांत में कहा जाता है कि सारे ग्रह सूर्य को केंद्र में रखकर घूमते हैं, यानी सूर्य को केंद्र में मानकर घूमते हैं, तो ये सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो ये एक सिद्धांत प्रतिपादित किया था कोपरनिकस ने। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी रहेगा। अगला है ब्लू मून क्या है, तो ब्लू मून क्या होता है, तो ये ब्लू मून होता है आपका महीने में आने वाला दूसरा जो चांद होता है, महीने में आने वाला दूसरा पूरा चांद होता है, जो महीने में दूसरा पूर्ण चांद चंद्र होता है उसको हम बोलते हैं ब्लू मून। अगला है ट्राइटन किस ग्रह का उपग्रह है, ट्राइटन किस ग्रह का उपग्रह है, तो ट्राइटन नेपच्यून का उपग्रह है। ठीक है, जो सबसे अंतिम जो ग्रह माना जाता है नेपच्यून, उसका उपग्रह है ट्राइटन। अगला है प्लूटो के चांद का क्या नाम है, प्लूटो के उपग्रह का क्या नाम है, तो शेरोन प्लूटो के उपग्रह का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उर्सा मेजर तथा बिग वियर ये क्या चीज़ है, तो उर्सा मेजर या बिग वियर एंड बिग वियर ये कॉन्स्टिलेशन है, एक नक्षत्र मंडल है, एक नक्षत्र मंडल है, तो ऑप्शन ए बी करेक्ट रहेगा। हमारे सौरमंडल के निम्नलिखित में से किस ग्रह का द्रव्यमान सबसे न्यूनतम होता है, यानी सौरमंडल के किस ग्रह का द्रव्यमान सर्वाधिक या न्यूनतम है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा बुध, यानी बुध का द्रव्यमान, बुध का वजन सबसे कम है। अगला है सूर्य के सबसे निकटवर्ती 4 ग्रह क्या कहलाते हैं, तो सूर्य के पास में जो 4 ग्रह होते हैं, सबसे निकटवर्ती 4 ग्रह होते हैं, जो सूर्य के सबसे पहला ग्रह होता है पास में, वो होता है बुध। बुध के बाद होता है आपका शुक्र, शुक्र के बाद है पृथ्वी, और पृथ्वी के बाद है मंगल। इन 4 ग्रहों को क्या कहा जाता है, ये क्वेश्चन में पूछा हुआ है, तो इन 4 ग्रहों को इन चारों ऑप्शन में से पार्थिव ग्रह कहा जाता है, यानी टेरेस्ट्रियल प्लेनेट कहा जाता है, टेरेस्ट्रियल प्लेनेट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कौन सा ग्रह सल्फ्यूरिक एसिड के घने सफ़ेद और पीले बादलों से बना है, सल्फ्यूरिक एसिड के घने और सफ़ेद पीले बादलों से बना है, तो ये शुक्र ग्रह है, जिसका वायुमंडल सल्फ्यूरिक एसिड के घने सफ़ेद और पीले बादलों से बना है। अगला है सौरमंडल में ग्रहों के क्रम में मंगल और शनि के बीच कौन सा ग्रह आता है, तो मंगल और शनि के बीच में आपका बृहस्पति ग्रह आता है, जो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। अगला है सौरमंडल में ग्रहों के अनुक्रम में बुध और पृथ्वी के बीच कौन सा ग्रह आएगा, तो बुध और पृथ्वी के बीच में
सौरमंडल का सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह आएगा, शुक्र ग्रह आएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सर्वाधिक है, कहाँ की डेंसिटी सर्वाधिक है? तो पृथ्वी की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, सौरमंडल के 8 ग्रहों में से सबसे ज़्यादा जो घनत्व है वो पृथ्वी का ही है। अगला है, संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात कब बराबर होते हैं? तो संपूर्ण पृथ्वी पर जो दिन और रात हैं ये विषुव के दिन बराबर होते हैं। अब ये विषुव कब होते हैं? एक शरद विषुव होता है, एक ग्रीष्म विषुव होता है, या एक बसंत विषुव होता है, या एक दूसरा शरद विषुव होता है। तो ये कौन से दिन होते हैं? तो ये 21 मार्च होता है जिस दिन बसंत विषुव होता है, और दूसरा 23 सितंबर होता है जिस दिन शरद विषुव होता है। इन 2 दिनों पर दिन और रात पृथ्वी पर बराबर होंगे सभी प्लेसेस पे। अगला क्वेश्चन है, अपसीरिका या जिसे हम एपेहेलियन बोलते हैं, एपेहेलियन को ही अपसौर भी कहा जाता है। अपसौर कहा जाता है जब ग्रह और सूर्य के बीच में सबसे अधिक दूरी होती है। एपेहेलियन की परिघटना के दौरान पृथ्वी और सूर्य के मध्य की अनुमानित दूरी कितनी होती है? तो हम बता चुके हैं कि सूर्य और पृथ्वी के मध्य जो औसत दूरी होती है, जो औसत दूरी है वो होती है 149, लेकिन सबसे कम दूरी हो जाती है उपसौर की कंडीशन में, वो होती है 146, और सबसे ज़्यादा दूरी हो जाती है 152, और ये सब मिलियन किलोमीटर में है, मिलियन किलोमीटर में। तो यहाँ पे पूछा सर्वाधिक दूरी क्या हो जाएगी, तो 152 मिलियन किलोमीटर हो जाएगी। अगला है, प्रतिवर्ष कितने के आसपास, ये समय पूछा है, कि पृथ्वी सूरज के सबसे करीब होती है। पृथ्वी सूरज के सबसे करीब किस डेट को होती है? तो पृथ्वी सूरज के सबसे करीब 3 जनवरी को होती है। कितना करीब होती है? 146 मिलियन किलोमीटर। और पृथ्वी सूरज से सबसे दूर कब होती है? तो वो 4 जुलाई को होती है, 4 जुलाई को होती है। और कितनी डिस्टेंस होती है? 152 मिलियन किलोमीटर। अगला है, निशाकाश यानी रात्रि आकाश में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जाना जाता है? यानी रात्रि के आकाश में जो भी चीज़ें हमें आसमान में दिखती हैं उनको खगोलीय पिंड कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? खगोलीय पिंड कहते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा बौना ग्रह मुख्य क्षुद्र ग्रह पेटी में स्थित है? जो एस्टेरॉयड की बेल्ट है क्षुद्र ग्रह पेटी है, और ये क्षुद्र ग्रह पेटी किन 2 ग्रहों के बीच में है? आपने पढ़ा है मंगल और बृहस्पति के बीच में। मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं आपके क्षुद्र ग्रह। और क्षुद्र ग्रह पेटी में कौन सा बौना ग्रह पाया जाता है, कौन सा डॉर्फ प्लेनेट पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा सीरीज। इसका आंसर रहेगा सीरीज, जो सबसे पहले क्षुद्र ग्रह खोजा गया था। अगला और टू टू वन 214वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन पृथ्वी की गति के संदर्भ में सत्य है? पहला है, पृथ्वी के अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व घूर्णन के कारण मौसम परिवर्तन होता है। यानी पृथ्वी अपने अक्ष पर वहीं पर रुकी हुई है और वहीं पर अपने पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। तो क्या इससे मौसम परिवर्तन होगा? नहीं, इससे मौसम परिवर्तन नहीं होगा। जब पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व घूमती है तो उससे दिन रात में चेंज आता है, दिन रात होता है, ना कि मौसम परिवर्तन होता है। तो पहला गलत रहेगा, ऑप्शन ए गलत रहेगा। दूसरा कथन है, पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के कारण धरती पर रात और दिन घटित होते हैं। तो ये भी गलत है। जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है तो इससे दिन रात घटित नहीं होते, इससे मौसम में परिवर्तन होता है। यानी एक दूसरे के ये उल्टी चीजें बता रहे हैं, यानी दोनों ही कथन गलत हैं, दोनों ही कथन गलत हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है 200, और ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें है कि पृथ्वी की आकृति यानी शेप और आमाप यानी साइज पर होने वाली एक सामूहिक चर्चा में 3 विद्यार्थियों ने निम्नलिखित 3 विचार दिए। अब पहला विद्यार्थी बोला कि पृथ्वी की जो आकृति है वो मूलतः लघुवक्ष या चपटा गोलाभ है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ओवलेट स्पेरॉयड है। यानी पहला स्टूडेंट बोला कि पृथ्वी का जो आकार है वो ओवलेट स्पेरॉयड है। तो ये सही कथन है, ये उसने सही बोला है। दूसरा विद्यार्थी बोला कि पृथ्वी का जो ध्रुवीय व्यास है, यानी पृथ्वी का जो ध्रुवीय व्यास है, पृथ्वी इस तरीके की पृथ्वी है तो इसमें ये वाला जो व्यास है यानी उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक ये ध्रुवीय व्यास है। दूसरा ये विषुवतीय व्यास है, एक एक विषुवत यानी विषुवत रेखा के आसपास का ये व्यास है। तो पहला बोल रहा है कि जो ध्रुवीय व्यास है वो विषुवतीय व्यास से अधिक है, तो ये गलत है। विषुवतीय व्यास अधिक होता है ध्रुवीय व्यास से, ना कि ध्रुवीय व्यास विषुवतीय व्यास से अधिक होता है। तीसरा है, विषुवतीय क्षेत्र में विद्यमान उभार यानी जो विषुवत रेखा के आसपास जो उभार है यानी पृथ्वी अधिक चौड़ाई में है वो पृथ्वी के परिक्रमण के कारण है। तो ये गलत है, यानी पृथ्वी के परिक्रमण के कारण ऐसा नहीं होता है। तो सेकंड और थर्ड ऑप्शन गलत हैं, जबकि पहला ऑप्शन सही था जिसमें बोला गया था कि पृथ्वी का आकार ओबलेट स्फेरॉइड है या हिंदी में लघुवक्ष है। ठीक है, तो यहाँ पे केवल विद्यार्थी पहला सही बोल रहे हैं, बाकी दोनों विद्यार्थी गलत बोल रहे हैं। तो इस तरीके से सौरमंडल के सभी क्वेश्चंस को हम
कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक लोगों तक सेंड करिएगा। अगली वीडियो में हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो आपके इल्यूशन जीके की बुक में दे रखे हैं। थैंक यू।